अच्छा यार, मैंने आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताया था, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में ये बताया था कि प्राइमरी ऑलवेज टू द आइडियोपैथिक रीजन। ठीक है, उसकी जो कॉज होती है वो अननोन होती है, हमें पता नहीं होती। और क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो आपकी हाइपरटेंशन करवा सकते हैं? स्मोकिंग करवा सकती है, ओबेसिटी करवा सकती है, ठीक है, सोडियम डाइट करवा सकती है। ये सारा मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया था, क्योंकि सोडियम वाटर को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, साथ इसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, सोडियम और वाटर की को ट्रांसपोर्ट होती है ना, इसीलिए। तो आपको पता है पहले हाइपरटेंशन, अगर हम किसी को सोडियम हाई डाइट देंगे तो उसकी वजह से ज्यादा बॉडी में वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। जितना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन भी इसको बोलते हैं, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था। ठीक है, इसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को प्राइमरी हाइपरटेंशन था, उसको आपने ट्रीट नहीं किया, तो वो आगे हाइपरटेंशन इमरजेंसी में पहले कन्वर्ट होगा, उसके बाद उसके अंदर हाइपरटेंशन क्राइसिस हो जाएगी, उसका ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, आइज इन्वॉल्व होगी तो रेटिनोपैथी हो जाएगी। हार्ट की बात करें तो उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। किडनी की बात करें तो आपको पता है, हमने अब सीकेडी टॉपिक पढ़ा था, आपने कई दफा पढ़ा भी होगा, किडनी के अंदर क्रोनिक किडनी डिजीज। उसके अंदर जो दो मोस्ट कॉमन कॉजेज होती हैं, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस और दूसरी क्या होती है, हाइपरटेंशन। आपको पता है हाइपरटेंशन क्या करती है? जाके किडनी को डैमेज करती है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर आप, ठीक है, आप क्या सुनते हैं? रेनल ब्लड सुनते हैं, मतलब जब उसके अंदर रेनल वेसल्स में से, रेनल आर्टरी में से ब्लड गुजरेगा तो एक आवाज आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनल ब्लड बोलते हैं। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट कॉजेज और जो इसके हिस्ट्री क्लिनिकल फीचर थे, हमने सारे इसके अंदर प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर देखे थे। सेकेंडरी में मैंने आपको कॉजेज बताई थी। मोस्ट लाइकली फियोक्रोमोसाइटोमा करवा सकता है, कुशिंग सिंड्रोम करवा सकता है, हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म करवा सकता है। अब आपको पता है कि फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, आपका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है, किधर से? एड्रेनल मेडुला से। एड्रेनल मेडुला का ये ट्यूमर है, तो जब आपको पता है एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर होगा, नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी। जितनी नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज होगी, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी उतनी ज्यादा होगी। वेसल्स पे अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, उसको स्टिमुलेट करेगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगी और क्या करवा देगी? हाइपरटेंशन करवा देगी, सेकेंडरी हाइपरटेंशन करवा देगी। ठीक है, और क्या क्या मैंने आपको कॉजेज बताई थी? और रेनल आर्टरी स्टेनोसिस भी इटसेल्फ भी करवा सकती है, क्या हाइपरटेंशन करवा सकती है, फियोक्रोमोसाइटोमा करवा सकती है, कौन सिंड्रोम करवा सकता है। कौन सिंड्रोम वही वाली कहानी, सारी एल्डोस्टेरोन वाली। जितनी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी बॉडी बॉडी में, उतना वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, जितना वाटर रीअब्जॉर्ब होगा उतनी हाइपरटेंशन होगी इस पेशेंट के अंदर। कोआक्टेशन ऑफ अयोटा वाला पॉइंट भी बता दिया था कि जो डिस्टल अयोटा होता है, डिसेंडिंग डिस्टल अयोटा, उसकी क्या हो जाएगी? कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और जो उससे पीछे वाला है उसकी डायरेक्टेशन हो जाएगी। ठीक है, जो अब वो आपको पता है कि जो आगे कंस्ट्रक्शन होगी तो लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई सही नहीं मिलेगी। जब लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई सही नहीं मिलेगी, इस केस में क्या होगा? अपर लिम्ब में हाइपरटेंशन होगी, लोअर लिम्ब में क्या होगा? हाइपोटेंशन होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो फिमोरल डिले भी बोलते होते हैं। ये भी आपको बात बताई थी। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या बताया था कि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है और क्या करता है? वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। जब वो वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होता है, कैल्सिफिकेशन करवा देता है। अगेन आपकी जो होगी, किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई सही नहीं जाएगी। जब किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई सही नहीं जाएगी तो क्या होगा? रेनल एंजाइम रिलीज होगा। जब आपको पता है रेनल रिलीज होता है, वो क्या करता है? हाइपरटेंशन ही तो करवाता है। सारी वही कहानी। फिर हमने कहा था कि इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है। इस पेशेंट को डायग्नोज ऐसे करना है, अब पता क्या करना है? सिम्टोमेटिक इसको ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायबिटिक है तो उसको क्या करेंगे? फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे, HbA1c का लेवल चेक करेंगे। या उसके अगर फॉर एग्जाम्पल हाइपरलिपिडीमी है तो उसके अंदर क्या करेंगे? लिपिड प्रोफाइल करेंगे। कल मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको बता दिया था। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसका ऑर्गन डैमेज हो रहा है, स्पेसिफिकली हार्ट की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो इस पेशेंट के अंदर क्या करेंगे? इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं और ECG भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसकी किडनी डैमेज हो रही है तो क्या करेंगे? उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन की रेशियो निकालेंगे, साथ क्या करेंगे? यूरिन में देखेंगे प्रोटीन तो नहीं आ रही है, ब्लड तो नहीं आ रहा, प्रोटीन यूरिया और हीमाचूरिया को रूल आउट करेंगे। और फियोक्रोमोसाइटोमा को रूल आउट करने के लिए क्या करना होता था? मेटानेफ्रीन का लेवल चेक करवाना होता था और विनाइल बेंडाइलिक एसिड का लेवल चेक करवाना होता था। अगर कोई किडनी इशू है, उसमें क्या हो सकता है? रेनिन एंजाइम आपको पता है ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है, रेनिन का लेवल चेक करवा सकते हैं इस पेशेंट के अंदर की। सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको कंप्लीट बता दी थी। अब हमारा रहता था ट्रीटमेंट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर आगे हम ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यार। ओके जगह ठीक। यार एक्टिव होके बैठा करो, फिर आप कहते हो कि जो सारा है वो बहुत मतलब कि आज थके थके लग रहे हैं, क्योंकि जब आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर मैं भी वो रिलैक्स हो जाता हूँ थोड़ा सा। क्या आपको समझ आ रही है? अच्छा, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि फॉर एग्जांपल कोई अफ्रीकन और अमेरिकन नहीं है, उसके अंदर हम क्या देंगे? डायूरेटिक्स देंगे। अब आप सबसे पहले मुझे डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन बताया ना, कितने टाइप्स के डायूरेटिक्स होते हैं? रेनल फार्मा में आपने पढ़ा होगा।
हाँ जी, किसी को पता है कितने टाइप्स के ये डायूरेटिक्स होते हैं? लूप डायूरेटिक्स होते हैं, थायाजाइड डायूरेटिक्स होते हैं, और कौन से डायूरेटिक्स होते हैं? अब लूप में क्या क्या आ जाएगा, लूप के नाम बताएं। लूप था इसके अंदर लूप डायूरेटिक्स के अंदर कौन कौन सी क्लासिफिकेशन आ सकती है? ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक भी होता है, फ्यूरोसमाइड आ जाएगा, ठीक है जी, फ्यूरोसमाइड आ गया। अब आप मुझे ये बताएं कि थायजाइड डायूरेटिक्स में कौन कौन से ड्रग आ जाएंगे? थायजाइड, थायजाइड डायूरेटिक्स, फ्लोरहेक्सीथैलिडीन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। नाम बस याद रख लेना, अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरोथायजाइड भी आ सकता है। अगर कोई एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसका ड्रग का नाम मेंशन कर देता है तो आपको पता होना चाहिए क्या बात कर रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों किसकी, किडनी की। फॉर एग्जाम्पल ये किडनी की ट्यूब्यूल्स है ना, ऐसे किडनी की ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। अब हमारे पास एक पेशेंट आया हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन में सबसे पहले हमने उसको कौन सी ड्रग दी? डायूरेटिक्स थी। अब डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का जो नॉर्मल काम होता है वो क्या होता है? फ्लूइड को क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना होता है, ठीक है। आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है? कम करता होता है, ठीक है। ताकि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट के अंदर सोडियम ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा था, उसके अंदर साथ क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा था? वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था। तो हम उसको ऐसे ड्रग्स नहीं देंगे जो क्या करेंगे, इसकी आयंस की रीअब्जॉर्प्शन भी कम कर दो, साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी इटसेल्फ। डेफिनेटली हम इसके अंदर ये वाले ड्रग्स देंगे। इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? थायजाइड डायूरेटिक्स आ सकते हैं, लूप डायूरेटिक्स आ सकते हैं, और पोटाशियम डायूरेटिक्स आ सकते हैं। अगर तो पूछा जाए कि नॉन सल्फा वाले कौन से हैं, फॉर एग्जांपल ये एक होते हैं सल्फा ग्रुप, एक होते हैं नॉन सल्फा ग्रुप। मतलब एक से एलर्जी है और एक से एलर्जी नहीं है, दोनों है लूप डायूरेटिक्स। इसमें आ जाएगा फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट फ्यूरोसमाइड यूज कर रहा है ना बच्चों, फ्यूरोसमाइड लूप डायूरेटिक्स, ये हमारे पास हैं सल्फा वाले, जो क्या करवाते हैं बच्चों? एलर्जी करवा रहे होते हैं, ठीक है। जो दूसरे नॉन सल्फा वाले जो एलर्जी नहीं करवाते, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी टोटली सेम ही है। हमारी आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा? एथेनिक एसिड होगा। ये नॉन सल्फा है। जो नॉन सल्फा होते हैं वो क्या करते हैं? एलर्जी नहीं करवाते। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है ना मेरे पास आया, उसको हाइपरटेंशन थी। मैंने उससे कंप्लीट हिस्ट्री ली कि उसको जी हाइपरटेंशन थी, उसका मैंने कंप्लीट चार्ट बनाया, उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन थी। मैंने उसको डायूरेटिक्स दे दी। अब डायूरेटिक्स देने के बाद वो फिर 2 दिन बाद मेरे पास आया, वो आके कह रहा है जी मुझे ना एलर्जी हो गई, पूरी बॉडी पे खारिश होती है, मेरे रैशेस बन जाते हैं, ठीक है। आपने देखना है कि आपने उसको सबसे पहले ड्रग ड्रग कौन सी दी। अगर तो आपने फ्यूरोसमाइड, मतलब कि जो पाकिस्तान में इसका नाम है लेसिक्स के नाम से आती है, ये दी है ना, तो आपने इसको किधर शिफ्ट कर देना है? एथेनिक एसिड की तरफ शिफ्ट कर देना है। दोनों का काम सेम ही है, लेकिन जो एथेनिक एसिड होती है ना, वो लेस एलर्जिक होती है, वो नॉन सल्फा होती है। इसीलिए हम एलर्जिक पेशेंट के अंदर कौन सी प्रेफर करते हैं? एथेनिक एसिड प्रेफर करते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका? वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है, फ्लूइड के वॉल्यूम को कम करता है, और आयन की रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है बच्चों? कम कर देता होता है, ठीक है। अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी के अंदर दे दी लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। अब लूप डायूरेटिक्स ने पता क्या करना है? हमारे आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को कम करना ना, स्पेसिफिकली कौन से? सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड की क्या करेगी? आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। अब आपको पता है सोडियम अगर बॉडी में कम जा रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो किधर जाएगा? यूरिन के अंदर जाएगा। पोटाशियम कम रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो किधर जाएगा? यूरिन के अंदर जाएगा, ठीक है। क्लोराइड भी किधर जाएगा? यूरिन के अंदर जाएगा। लेकिन आपने बात याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को लूप डायूरेटिक्स दी ना, तो उसके अंदर आयंस तो डी रेंज होंगे होंगे, लेकिन इसके अंदर हाइपोक्लीमिया स्पेसिफिकली एग्जामिनर लिखता है, ठीक है। हाइपोक्लीमिया किस डायूरेटिक्स की वजह से होता है? तो आपने बच्चों बताना है, दो डायूरेटिक्स ऐसे होते हैं जो हाइपोक्लीमिया करवा सकते हैं। एक हमारा लूप डायूरेटिक और दूसरा थायजाइड डायूरेटिक्स। फिर एग्जामिनर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ऐसा कौन सा लूप डायूरेटिक है जो हाइपोक्लीमिया नहीं करवाता? तो आपने बताना है बच्चों, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, नाम से पता चल रहा है, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स अब क्या करते हैं? पोटाशियम के अलावा जितने भी आयन है ना, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन, इवन के हाइड्रोजन भी हो गया, क्लोराइड हो गया, इन सब को क्या करते हैं? यूरिन में बाहर फेंक देते हैं, सिर्फ पोटाशियम को रिटेन कर देते हैं, ठीक है। जब वो पोटाशियम को रिटेन करेंगे तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा? हाइपोक्लीमिया नहीं होगा। अब मुझे ये बताएं, ये जो हमारे पास होते हैं पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ये हम किस पेशेंट के अंदर देते हैं? किसी को पता है? किसी को पता है किस पेशेंट के अंदर पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दे सकते हैं अगर किसी को साथ हाइपरटेंशन है? हाँ जी, शराज, हफ्सा, जैन, तहसीन,
किस पेशेंट के अंदर पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दे सकते हैं? अच्छा, ये वाली बात रिपीट कर दूं, देखिए मेरी बात सुने। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से ड्रग्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, जो क्या करवा रहे होते हैं। एक मिनट, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसे कौन से डायूरेटिक्स हैं जो क्या कहते हैं, बॉडी में पोटाशियम का लेवल डिक्रीज करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है हमने कौन कौन से अभी तक डायूरेटिक्स पढ़े, एक पढ़े हैं लूप, दूसरे कौन से पढ़े हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स, यही होते हैं ना। ये दोनों क्या करते हैं, पोटाशियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन को ना ब्लॉक कर देते हैं किडनी के लेवल पे, ठीक है। असेंडिंग के लेवल पे ना इसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जब असेंडिंग लूप के लेवल पे क्या करेंगे, आपकी सोडियम, टू पोटाशियम और टू क्लोराइड, ठीक है, ये क्या हो रहे होते हैं, हमारे असेंडिंग लूप ऑफ एनलिस है ना बच्चों, रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है। हमने किसी पेशेंट के अंदर क्या दिया, एक मिनट, हमने किसी पेशेंट के अंदर क्या दिया, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहे थे हमारे यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे, ठीक है। हमने किसी पेशेंट के अंदर क्या दे दिया, लूप डायूरेटिक दे दिया, फ्यूरिसमाइड दे दिया। इसने क्या किया, सोडियम की, पोटाशियम की और क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन को रोक दिया, और क्या किया, इसको किधर फेंक दिया, यूरिन में फेंक दिया। अब उसने ज्यादा इफेक्ट किया पोटाशियम पे। क्यों? अब आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिकली हम हाइपोक्लीमिया क्यों देखेंगे, हाइपोनेट्रीमिया क्यों नहीं देखेंगे, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इसके अंदर क्लोराइड भी तो कम हो रहा है, तो क्या बॉडी में क्लोराइड का लेवल कम नहीं होगा इसको देने की वजह से? इतना ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसकी रीजन बताता हूँ क्यों सोडियम पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो बच्चों 65% जो सोडियम होता है ना, वो आपके प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से रिअब्सॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को आप डायूरेटिक देते भी हो ना, तो उसके अंदर हम हाइपोनेट्रीमिया नहीं देखते इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा सोडियम है वो किधर रिअब्सॉर्ब हो रहा था, हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे रिअब्सॉर्ब हो रहा होता है। इसीलिए उस पेशेंट के अंदर अर्ली स्टेज पे हम हाइपोनेट्रीमिया नहीं देखेंगे। हाइपोक्लीमिया क्यों देखेंगे? हाइपोक्लीमिया इसलिए देखेंगे, हमारी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे ना, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना आयंस की, वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए स्पेसिफिकली किस आयन की, पोटाशियम आयन की। इसीलिए अगर आप किसी को लूप डायूरेटिक्स देते हो ना, तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, पोटाशियम रीअब्सॉर्ब नहीं होता, पोटाशियम ज्यादा से ज्यादा किधर जाता है, यूरिन में जाता है, और उस पेशेंट के अंदर हाइपोकलीमिया हो जाता है। समझ आ गई ये वाली बात? ये हाइपोकलीमिया वाला पॉइंट आप जेहन में रखें। अब उसने पूछा है कि ऐसा कौन सा ड्रग है इसके अंदर, डायूरेटिक्स के अंदर, जो हाइपोकलीमिया नहीं करवा सकता। तो आपने बच्चों बताना, जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होते हैं ना, नाम से पता चल गया कि स्पेयर कर रहा है, छोड़ रहा है उसको, पोटाशियम को बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहा। जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हाइपोकलीमिया नहीं करवाते, पोटाशियम का लेवल बॉडी में कम नहीं करवाते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम जो ये पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, हम ये किन पेशेंट के अंदर नहीं देते। हम उन पेशेंट के अंदर नहीं देते जो तो एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट हो, वेरी गुड। दूसरा, हमारे पास जिसका लॉन्ग क्यूटी इंटरवल हो, तो और 1.5 पॉइंट वाली बात याद है ना आपको। अब अगर पेशेंट के अंदर पहले ही हाइपोकलीमी है, ठीक है, आप उसको बाहर से ये दे देंगे, लूप डायूरेटिक्स दे देंगे, ये दे देंगे, थायजाइड डायूरेटिक्स दे देंगे, ये ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम को और बाहर फेंकेंगे यूरिन में। जितना ये बाहर फेंकेंगे पोटाशियम को, उतना वो बॉडी में कम रह जाएगा। जितना बॉडी में वो कम रह जाएगा, उतना ज्यादा उसको हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। जितना उसको ज्यादा हाइपोक्लीमिया हो जाएगा, उसका उतना लॉन्ग क्यू टी इंटरवल होगा, तो 1.5 पॉइंट करवा सकता है, ठीक है। इसीलिए लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड डायूरेटिक्स इसके अंदर नहीं देते होते, लॉन्ग क्यू टी तो 1.5 पॉइंट वाले पेशेंट के अंदर। अब समझ में आ गई है? हाँ जी, ये समझ में आ गए सारे पॉइंट। ये लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड डायूरेटिक्स क्यों नहीं देते उस पेशेंट के अंदर? हम कौन सी देंगे फिर? पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स उसके अंदर देंगे। ये वाले सारे अफसा समझ आ गई आपको? ओ की जगह समझ में आ गई। बाकी सारा पढ़ लीजिएगा। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों करवाता है? जो थोड़ी बहुत आपकी जो किडनी से उसकी ग्लूकोज की एक्सक्रीशन होती है उसको रोक देती है, इसीलिए हाइपरग्लाइसीमिया। आपको पता है लिपिड्स भी थोड़े बहुत आपके उधर से जाते हैं, रिलीज, किडनी से रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करेगी, लिपिड की भी क्या करेगी, रिटेंशन कर देगी, हाइपरलिपिडीमिया करवा सकती है। वो आपको पता है यूरिक एसिड क्या, एक टॉक्सिन है, उसने आपकी किडनी से एक्सक्रीट होकर यूरिन में जाना होता है,
तो ये क्या करेगा, यूरिक एसिड के लेवल को भी क्या करेगा, रिटेन करेगा बॉडी में, यूरिया के लेवल को इंक्रीज करेगा। अब हाइपर यूरिसीमिया और गाउट भी करवा सकता है। एजोटीमिया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन प्लेटलेट रेशियो भी इंक्रीज करवा सकता है। ये सारी आपकी बेसिक्स फार्माकोलॉजी है। अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है हमारे पास हाइपरटेंशन का, हमने उसको कौन से बीटा ब्लॉकर देने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो पूछा जाए ना तो प्रोपेनोलॉल प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब प्रोपेनोलॉल क्यों प्रेफर करते हैं, देखें इसकी दो रीजन होती है हमारे पास प्रोपेनोलॉल की ना। अब प्रोपेनोलॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एक तो इसने ये करना होता है कि जो बीटा वन रिसेप्टर होते हैं ना हार्ट पे, उनको क्या करना होता है, उनकी उनको जो मैसेज मिल रहा होता है उसको कम करना होता है। दूसरा, इसका जो काम होता है ये बीटा टू रिसेप्टर पे होता है। अब आप मुझे बताएं बीटा टू रिसेप्टर किधर होता है? हाँ जी, किसी को पता है बीटा टू रिसेप्टर क्या किधर होता है? बीटा टू और किधर होता है? लंग्स पे होता है। अच्छा, और वेसल्स पे होता है और ब्रोंकोडायलेटर का, ठीक है जी। ठीक है जी, वेसल्स पे होता है। अब देखें, इसने बीटा वन को कम करके क्या कर दिया, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को तो क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। साथ ही क्या करेगा, बीटा टू को रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, किधर आपकी वेसल्स पे ब्लॉक कर देगा, ठीक है। इसलिए इस पेशेंट के अंदर हम क्या देंगे, प्रोपेनोलॉल दे सकते हैं, मेटोप्रोलोल दे सकते हैं, जिसके एंड पे लोल आएगा ना वो सारे बीटा ब्लॉकर में आएगा। और ये क्या करते हैं, कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं। और दूसरा इसमें क्या करेगा, जो रेनन इंजाइम रिलीज हो रहा है ना किधर से, किडनी से, उसको रिलीज नहीं होने देगा। अब देखें, जब कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर दी, हाइपरटेंशन तो वैसे ही कम हो जाएगी, आपकी कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। जब ये तीनों चीजें कम होगी तो जो हाइपरटेंशन का पेशेंट था तो वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका जो रेनन हार्मोन होता है किधर से रिलीज होता है, रेनन हार्मोन? हाँ जी, बेसिक्स फॉलो। रेनन हार्मोन किधर से रिलीज होता है? कल बताया था यार मैंने आप लोगों को, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से, वेरी गुड जैन, ठीक है। जेजी सेल से आपको क्या करता है, ये रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। कौन रिलीज होता है, रेनन। बाकी सारा वही, आपने इसका मैकेनिज्म याद रखना है। रेनन क्या करता था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ रेनन का। हाँ जी हफ्सा। बीपी कैसे इंक्रीज करवाता था स्पेसिफिकली, क्या रेनिन का क्या काम था? मैं वो पूछ रहा हूँ, बीपी तो इंक्रीज करवाता ही है। हाँ जी, हाँ जी बताएं। एंजियोटेंसिन वन को नहीं, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन वन के अंदर चेंज करता है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है, टेंसिन नहीं है ये। एंजियोटेंसिनोजिन को क्या करता है, एंजियोटेंसिन वन के अंदर चेंज करता है, ठीक है। और ये किधर कर रहा होता है बच्चों, लीवर के अंदर कर रहा होता है, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन वन आगे किधर जाता है, टू के अंदर जाता है, और आपकी हाइपरटेंशन कर रहा होता था। इसी तरह ना ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा था। अगर हम इधर रेनिन को ही ब्लॉक कर दें तो एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन वन में चेंज नहीं होगा, तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर हम ये दे सकते हैं प्रोपेनोलॉल, ये मेटोप्रोलोल नाडोलोल, ये सारे दे सकते हैं। हाँ जी बताएं। ओ की जगह दे सकते हैं। दूसरी बात, इसके बाद करते हैं साइड इफेक्ट्स की। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो बीटा ब्लॉकर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? अब आपने मुझे बताया कि जो इसके ब्रोंकियल होते हैं, ब्रोंकियल ये स्मूथ मसल्स होते हैं ना, उसके ऊपर क्या पड़ा होता है हमारे पास, बीटा टू रिसेप्टर पड़ा होता है। आपने मुझे ये बात बताई है ना। तो अगर आपने किसी को बीटा ब्लॉकर दे दिए, कौन से, नॉन सेलेक्टिव, जो बीटा वन और बीटा टू दोनों पे एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी को वो दे दिए, तो जो बीटा टू हमारे पास कहाँ पड़े थे, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में पड़े थे, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पड़े थे। ये उधर जाके क्या करवा देंगे, ब्रोंकोस्पैज्म करवा देंगे, ठीक है। जब ये ब्रोंकोस्पैज्म करवा देंगे तो क्या ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर? क्या ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर? डेफिनेटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे। अब हमारे पास अस्थमा का एक पेशेंट आता है, ठीक है। आपने उसकी हिस्ट्री नहीं ली, एक हाइपरटेंशन का पेशेंट आया, आपने उसको मेडिसिन दे दी, कौन सी जी, बीटा ब्लॉकर दे दी, प्रोपेनोलॉल दे दिए। अब वो दोबारा आपके पास 4 दिन इस हिस्ट्री के साथ आ रहा है कि जब भी मैं ये मेडिसिन लेती हूँ 3 से 4 घंटे बाद क्या होता है, मेरा सांस तंग होने लग जाता है, ठीक है, मुझे सांस सही से नहीं आता, सांस उखड़ता है मेरा ज्यादा से ज्यादा। आपने उसी वक्त सोचना है कि आपने उसको क्या दिया, बीटा ब्लॉकर दे दिए। बीटा ब्लॉकर देने की वजह से क्या हुआ, इस पेशेंट के अंदर ब्रोंकोस्पैज्म हो गया, ठीक है। बीटा टू जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो गए, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी इस पेशेंट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सांस लेने में मसला होगा, डिस्निया होगा ज्यादा से ज्यादा उसको, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा,
ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। आप मुझे खुद बताएं, जब मैंने आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था, ब्रेडिकार्डिया क्यों हुआ इस पेशेंट के अंदर? इस पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया क्यों होगा? हाँ जी शिराज, तहसीन, हार्ट रेट कम हो रहा है, कार्डिक आउटपुट कम हो रही है, ठीक है, जो मैंने आपको सारी बातें बताई थी। हार्ट रेट कम, कार्डिक आउटपुट कम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? ब्रेडी कार्डिया हो रहा होता है, ठीक है। बीटा वन, वेरी गुड। बीटा वन रिसेप्टर को कम मैसेज मिल रहा है, इसीलिए। अब आपको पता है कि जब आपने इसका बीटा वन ही ब्लॉक कर दिया, जो बीटा वन रिसेप्टर हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी करवा रहे थे, आपने इतनी ज्यादा ड्रग दे दी, लॉन्ग टर्म क्रोनिक केस में भी वो यही ड्रग यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से बच्चों क्या हो सकता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर नहीं हो सकता? हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो फ्लूइड ओवरलोड नहीं होगा उस पेशेंट के अंदर? डेफिनेटली ओवरलोड होगा। तो क्या होगा इस पेशेंट के अंदर? कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। दूसरा, इम्पोटेंस हो सकता है। इम्पोटेंस को जो दूसरा नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिबिडो कम हो रही होती है, ठीक है। सेक्स की डिजायर कम हो रही होती है, क्यों? जो आपका ये पिनाइल होता है ना, जो स्पिनाइल के मसल्स होते हैं, इस पे भी हमारे पास बीटा टू रिसेप्टर पड़ा होता है, ठीक है। जब आपने किसी को बीटा टू ही ब्लॉक कर दिया, तो जो हमारी जो वेसल्स ब्लड लेके आ रही थी किधर? पेनाइल रीजन पे, तो वो अब सही तरह ब्लड यहाँ पे आएगा नहीं। जब वो यहाँ पे ब्लड सही तरह आएगा नहीं, बीटा टू आपने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी इस पेशेंट के अंदर। तो जो पेनाइल रीजन को क्या हुआ? ब्लड सप्लाई सही नहीं मिली, तो क्या उस पेशेंट के अंदर इंपोटेंस नहीं होगी? सेक्सुअल डिजायर कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा? इंपोटेंस हो जाएगी, या लिबिडो डिक्रीज कर देगी इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए? यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गई सारे पॉइंट? ओके जी, अगर क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। इसके बाद चौथा ड्रग इसमें हम कौन सा दे सकते हैं? तीसरा ड्रग, इसके अंदर हम एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं। ये अभी सारी कहानी मैंने आपको ऊपर बताई, अब आप मुझे बताएं इस पेशेंट के अंदर एसी इनहिबिटर्स क्यों देंगे? हाँ जी शिराज, तहसीन, इस पेशेंट के अंदर हम एसी इनहिबिटर्स क्यों देंगे? रेनन को ब्लॉक करेगी? क्यों? रेनन को क्यों ब्लॉक कर रही है? वो तो बीटा ब्लॉकर नहीं कर रहे थे। ब्लॉक किसको कर रहे हैं बच्चों? ब्लॉक किसको कर रहे हैं? वेरी गुड अफसा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं। वन को टू में नहीं, आप गौर करो बच्चों, इसका मैकेनिज्म गौर करो। जो एंजियोटेंसिन वन था वो आगे किसके अंदर चेंज हो रहा था? एंजियोटेंसिन टू के अंदर चेंज हो रहा था। करवा कौन रहा था? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम। तो ये जो क्या होते हैं, ये हमारे पास एसी इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ना कि वन टू टू। वो आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्ट किस पे करते हैं? इंजाइम पे एक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारे पास होती है कैप्टोप्रिल, ये इनेलाप्रिल, ठीक है, फोजिनोप्रिल, जितने भी प्रिल प्रिल वाले ड्रग है ना, ये सारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। नाम से पता चल रहा है, ठीक है। ये क्या करेंगे? वन को टू के अंदर चेंज नहीं होने देंगे। जब आपको पता है वन को टू के अंदर चेंज नहीं होने देंगे, आगे स्टेप बताएं, एंजियोटेंसिन टू क्या करता था? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, एंजियोटेंसिनोजन टू क्या करता था? किसी को पता है? मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में सारे पॉइंट बताए हैं। सिंपथेटिक को एक्टिवेट करता था, वेरी गुड। और क्या करता था ये? एडीएच को, ठीक है। एल्डोस्टेरोन को भी एक्ट नहीं करने देता था और एडीएच को भी नहीं करने देता था। तो ये सारे फंक्शन क्या करेगा? रोक देगा। इसका ना एक एडवर्स इफेक्ट है, वो है कफ। वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राई कफ के साथ पेशेंट आता है। एक पेशेंट आया हमारे पास हाइपरटेंशन का, और वो साथ था डायबिटिक पेशेंट। अगर पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस इन डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो वो आपके पास एसी इनहिबिटर्स आती है। याद रखना इस इंपॉर्टेंट बात को, ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स इन बायलेटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, हाँ जी बताएं, कौन सी होगी वो? बताएं वो कौन सी ड्रग होगी यार, मैं आपको व्हाइट पेज पे पढ़ा देता हूँ। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वाले केस में बायलेटरल में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी? सॉरी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्यों होगी, अब मुझे ये भी बताएं। अब ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों होगी? मैंने कल सारी बातें आपको बताई हैं।
Why AC inhibitors is contraindicated in bilateral renal artery stenosis? वेरी गुड। ये क्रेटिनिन की रेशियो को इंक्रीज करते हैं और क्या करते हैं, हमारे किडनी को डैमेज कर रहे होते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये दोनों, ये इनहिबिटर्स हो गए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अगर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो फिर हमने इसके अंदर कौन सी ड्रग प्रेफर करनी है, हाँ जी, फिर कौन सी ड्रग देंगे इस पेशेंट के अंदर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते होते हैं, ठीक है, थायजाइड दे सकते होते हैं इस पेशेंट के अंदर। अच्छा, हम बात कर रहे थे, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाएं। एक मिनट बताता हूँ, इधर आता हूँ। अच्छा, रिपीट कर दूं, अगर तो पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस इन डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट, ठीक है, तो फिर आपकी क्या इसमें आंसर होगा, एसी इनहिबिटर्स होगा, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए contraindicated, which drug is contraindicated in bilateral renal artery stenosis, ठीक है, तो आपने बताना है अगेन एसी इनहिबिटर्स होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपकी दो किडनी है ना, एक किडनी ये पड़ी, इसको ऐसे ब्लड सप्लाई मिल रही है, एक किडनी ये पड़ी है, ठीक है, अब यहाँ से इसकी ब्लड सप्लाई आ रही, दोनों क्या है, इनकी वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई है, तो किडनी को तो सही तरह ब्लड नहीं मिलेगा। किडनी का काम क्या होता था, जो वेस्ट मटेरियल होता है, क्रेटिनिन होता है, इसको बॉडी से निकालना नहीं होता, ठीक है। अब क्या होगा, जब ब्लड सही तरह दोनों को मिलेगा नहीं, आपने इसे इनहिबिटर्स दे दी, इसके अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे दिया, तो ये क्या करेगा, पहली रेनल आर्टरी स्टेनोसिस है, इसका काम क्या होता है। अच्छा, एसी इनहिबिटर्स अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्रेटिनिन को कैसे इंक्रीज करवा रहा होता है, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें कि पेशेंट के अंदर क्रेटिनिन क्यों इंक्रीज कर रहा है, तो आपने बताना है बच्चों, जो एसी इनहिबिटर्स होता है ना, ये पता क्या करता है, ये जो आपकी ईफरंट आर्टरियोल होती है ना किडनी की, एक होती है एफरंट, एक होती है ईफरंट, ये उसको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। जब उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा, कि जो क्रिटेनिन जो सही तरह उसने फिल्टर होना था वो फिल्टर नहीं होगा, वो एक्सक्रीट नहीं होगा, वो रिटेन होगा, वो किडनी को और ज्यादा डैमेज करेगा। इसीलिए क्या है, बायलेटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। समझ आ गई? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, अगर यहाँ तक क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, आपने उसको क्या किया, ये कराता है कॉन्स्ट्रिक्शन, जी जी, ये करवाता है, ये करवाता है ईफरंट आर्टरियोल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है, एक हमारे पास पेशेंट आया, उसको क्या है, हाइपरटेंशन है, एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन, ठीक है, ये क्या करता है, एक पेशेंट है उसके पास क्या है, हाइपरटेंशन है, एक हमारे पास पेशेंट आया है, ठीक है, जब हमारे पास एक पेशेंट आया उसको हाइपरटेंशन है, आपने उसको दे दिया, साथ में वो है डायबिटिक, नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में लिखा होता है, आपने उसको दे दिया एसी इनहिबिटर्स, उसकी वजह से ना उसको ड्राई कफ आ रही है। कुछ सियाने हजरात हमारे पास इस तरह के होते हैं हॉस्पिटल्स में, जो ये लोकल्स ग्रेजुएट होते हैं, कुछ कुछ एफएमजीज भी होते हैं, वो पता फिर क्या देते हैं, एंटी ट्यूसिव ड्रग दे देते हैं, ठीक है। अब एंटी ट्यूसिव ड्रग्स क्या होती हैं, जो कफ के अगेंस्ट होती है, जो कफ को ब्लॉक कर रही होती हैं, ठीक है, वो दे देते हैं, वो इस ड्रग को चेंज नहीं करते, ठीक है। अब देखें ड्राई कफ होती क्यों है, ये ना ब्रेडिकाइनिन के लेवल पे इंक्रीज करवा रहा होता है, ठीक है, और ब्रेडिकाइनिन क्या करवाता है बॉडी में, वेजोडाइलेशन करवा रहा होता है, और साथ में क्या करवा रहा होता है, कफ सेंटर को एक्टिवेट करवा रहा होता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, एंटी ट्यूसिव ड्रग दे देते हैं, कफ को रोक देते हैं, लेकिन फिर दोबारा पेशेंट आता है 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद, वो कहता है कि मुझे अभी भी कफ नहीं गई, तो बच्चों आपने क्या करना है, उसके अंदर जो ये ड्रग है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कफ इसकी वजह से आ रही है, ना कि किसी और रीजन की वजह से आ रही है, आपने उसके ये ड्रग को ब्लॉक करना होता है, रोकना होता है। इसकी जगह फिर हम जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन किस तरह आता है, एक पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन है, प्लस डायबिटिक है, प्लस उसको क्या है, वो लिख देता है ड्राई कफ आ रही है, फिर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, हाँ जी, फिर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर ये तीनों चीजें मेंशन हो, साथ ड्राई कफ, डायबिटिक और हाइपरटेंशन मेंशन कर देना, तो आंखें बंद करके आपने आब्स लगाना है इसका आंसर, ठीक है। इसका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बस वो क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर रहा था ना, एंजियोटेंसिन 1 आगे चेंज होता था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में, फिर एंजियोटेंसिन 2 में। यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होंगे ना, जो हमारे पास ही होते हैं ना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर,
वल्सार्टन, लोसार्टन, ये क्या करते हैं, ये जाके इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते होते हैं, ना कि कन्वर्टिंग एंजाइम को। ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का दूसरा काम क्या होता था, ब्रेडिकाइनिन के लेवल को इंक्रीज करवाना। ठीक है। तो जब आप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे देंगे ना, तो फिर ब्रेडिकाइनिन का कोई रोल नहीं है। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर हम क्या देंगे, ड्राई कफ वाले पेशेंट के अंदर हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे। समझ आ गई ये वाली पॉइंट सबको, या मैं रिपीट कर दूं दोबारा? रिपीट कर दूं? अच्छा, ये देखिए, जो हमारे पास, अच्छा एक मिनट जी, मुझे रिपीट करने दे अब ये। एक था एंजियोटेंसिन 1, कन्वर्ट हो रहा था एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, करवा कौन रहा था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यहाँ पे हमारे पास पड़े होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पड़े होते हैं। ठीक है। जो हमारे ए सी इनहिबिटर्स होते हैं ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये ब्लॉक कर देते हैं इस एंजाइम को, इस पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। एक हमारे पास होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये करते हैं हमारे जो यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं ना एंजियोटेंसिन के, इसको ब्लॉक कर रहे होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास पेशेंट आया, उसको साथ क्या थी, हाइपरटेंशन थी, दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसको डायबिटीज थी, साथ वो लिख देता है उसको ड्राई कफ आ रही है। ठीक है। तो फिर वो पूछेगा ये कौन सा ड्रग करवा रहे हो, तो आपने बताना है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो रीजन पूछेगा क्यों, आपने बताना है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ना, जो बॉडी में ब्रेडिकाइनिन पड़ा होता है ना, इसके लेवल को इंक्रीज करवाती है। ठीक है। ये वाली ड्रग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है, ये क्या करवाती है, इसके लेवल को, ब्रेडिकाइनिन के लेवल को इंक्रीज करवाती है। और ब्रेडिकाइनिन आपके क्या करता है, कफ करवा रहा होता है। ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, इस पेशेंट के अंदर ड्राई कफ हो रही है। तो वो फिर पूछेगा, अगर हमारे पास कोई डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन पेशेंट है, प्लस ड्राई कफ है, उस पेशेंट के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी होगी। तो फिर आपने बताना उस पेशेंट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होगी। क्यों, रिसेप्टर का कोई फंक्शन नहीं है ब्रेडिकाइनिन के साथ, इसीलिए। अब समझ में आ गई? ओके जी, अगर समझ में आ गई, ठीक है जी। ये एंजियोडीमा भी करवा रहा होता है। ठीक है। साथ में इसका ये है कि ये रैशेस वगैरह भी करवा रहा होता है। अब देखिए, अब ये एंजियोडीमा क्यों करवा रहा होता है, इसने ना बॉडी में इफरेंट आर्टरियोल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी होती है, और बाकी आर्टरीज की इसने क्या करवानी होती है, वेजो डायलेशन करवानी होती है। इसीलिए पेशेंट के अंदर क्या करवा रहा होता है ये बच्चों, एडीमा करवा रहा होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात इसके अंदर याद रखें। कंप्लीट हम यहाँ पे फार्मा डिस्कस नहीं कर रहे, फार्माकोलॉजी, इसकी डिटेल में जाए। ठीक है। ये सारे इसके क्या इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी सेम इसी तरह ही है, उसके अंदर भी रैशेज हो सकते हैं, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, हाइपरक्लीमिया हो सकता है, क्या, कफ, उसके अंदर कफ एब्सेंट होगी बस। कफ क्यों एब्सेंट होगी वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसके अंदर ब्रेडिकाइनिन क्या कर रहा है, कोई फंक्शन नहीं है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। एक होते हैं डाईहाइड्रोपेरिडीन, एक होते हैं नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन। अब आप मुझे बताएं डाईहाइड्रोपेरिडीन किधर होते हैं, नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन किधर होते हैं? हाँ जी, डाईहाइड्रोपेरिडीन किधर होते हैं, नॉन किधर होते हैं, हार्ट पे होते हैं। ठीक है। अब नॉन में से कोई इसका नाम बताओ, नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन में से किसी एक ड्रग का नाम बताओ, कौन से ऐसे होते हैं नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन? विरापामिल होते हैं, और दूसरा हमारे पास डिल्टाजिम होते हैं। ठीक है, ये दो होते हैं। और ये किधर एक्ट करते हैं, सिर्फ हमारे पास हार्ट पे एक्ट कर रहे होते हैं। जो डाईहाइड्रोपेरिडीन होते हैं उनमें नाम बताएं कौन कौन से आते हैं, डाईहाइड्रोपेरिडीन में से? डाई हार्ट पे होते हैं, निफेडिपिन, वेरी गुड, और निकार्डिपिन होते हैं, और क्लिविडिपिन होते हैं हमारे पास, और एमलोडिपिन होते हैं, जो जुबान के नीचे ड्रग नहीं लिखवाते हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट के अंदर, वो एमलोडिपिन होते हैं। अच्छा, अगर तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में से आपकी बुक में नहीं लिखा जाए, लिखा हुआ, अगर वो पूछा है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हमारे पास पेशेंट आया, उसका बीपी 160 180 से भी ज्यादा है, तो उसके अंदर कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस होंगी? हाँ जी, किसी को पता है? एक पेशेंट आया है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हमारे पास, उसका ब्लड प्रेशर 180 से भी ज्यादा है, तो उसके अंदर
कौन सी ऐसी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होंगी? हाँ जी, लोडीपिन। और बाकी बताएं, और कौन सी हो सकती है? बताएं बताएं, बाकी पार्टिसिपेट करें फिर। और कौन सी हो सकती हैं? अच्छा लिखें, ये क्वेश्चन लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और ये लिखें, एग्जाम पे क्वेश्चन है। इसके अंदर जो होती हैं, एक होती है निकार्डिपीन होती है, और दूसरी क्लेविडिपीन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। एक निकार्डिपीन और दूसरी क्लेविडिपीन, अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। निकार्डिपीन, क्लेविडिपीन, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, इमरजेंसी वाले पेशेंट के अंदर। नॉन नहीं नहीं, नहीं नॉन नहीं, ये उसके अंदर बता रहा हूँ, इसके अंदर डाईहाइड्रोपेरिडीन की बता रहा हूँ। निकार्डिपिन, क्वेश्चन रिपीट कर दूं। अच्छा, हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट आया है इमरजेंसी में, ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर कितना है? 160, 180 से भी, मतलब 180 या 160 से ज्यादा है, दोनों में से। दो कंडीशन है ना, 180 से भी ज्यादा हो सकता है, 160, दोनों किसके अंदर आती हैं? स्टेज 2 के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है, जो हमने कल स्टेजेस पढ़ी थी। 180 से ज्यादा ब्लड प्रेशर है उसका, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, अगर आपसे पूछे थे कौन सी ऐसी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो जो ड्रग ऑफ चॉइस है, तो आपने बताना है निकार्डिपीन और क्लेविडिपीन, ठीक है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बताइए मैंने आपको, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब समझ में आ गई जैन? अच्छा, हफ्सा का क्या क्वेश्चन था? जो डाईहाइड्रोपेरिडीन है वो हार्ट और वेसल्स दोनों पे होते हैं। हार्ट पे भी होते हैं, वेसल्स पे भी होते हैं, लेकिन हार्ट पे बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो नौ ये हमारे पास डाईहाइड्रोपेरिडीन होते हैं ना, ये वेसल्स पे ज्यादा होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए ना डाईहाइड्रोपेरिडीन, तो वो आपके वेसल्स पे ज्यादा होते हैं। नो डाउट कि वो आपके हार्ट पे भी होते हैं, लेकिन ना होने के बराबर थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन है वो तो ट्रू है ना, जो आपके हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं वो नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस टाइप की कैल्शियम को ब्लॉक करेंगे, तो आपने बताना है एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ये, ठीक है। ये टाइप्स होती है कैल्शियम की भी, एल टाइप होते हैं जो हार्ट पे होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपने। अब देखिए, आपने किसी को दिया ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया, इसने क्या किया? जो स्मूथ मसल्स हैं हमारे ब्लड वेसल्स के, उसको क्या किया? रिलैक्स करेगी, वहां पे जो कैल्शियम है उसको इनहिबिट कर देगी, जो कॉन्ट्रेक्शन करवा रही थी। स्मूथ मसल्स को क्या किया? रिलैक्स कर देगी। जब आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगी, जो आपका प्री लोड बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। हम क्या दे सकते हैं? डाईहाइड्रोपेरिडीन भी दे सकते हैं, नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन दोनों दे सकते हैं। अगर तो बात करें कि हमने उसकी कार्डिक आउटपुट कम करनी है, तो उसमें क्या हो सकता है? वेरापेमिल आ सकता है, और दूसरा डिल्टेराजिम। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? आपके हार्ट पे करके कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करते हैं बॉडी में। अच्छा, वेरापामिल का एक बड़ा ट्रू कट सा साइड इफेक्ट है, किसी को पता है वो कौन सा, जो क्वेश्चन में पूछते हैं? वेरापामिल का साइड इफेक्ट, यार अगर नहीं भी आता फिर भी बता दो, कुछ नहीं होता। जो वेरापामिल का साइड इफेक्ट है ना, ये होता है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब आपको पता है, जब हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो गया किसी पेशेंट के अंदर, ये प्रोलैक्टिन क्या करता है? आपके गुनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को डिक्रीज कर रहा होता है। तो जब आपका गुनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन डिक्रीज हो गया, एफएसएच और एलएच डिक्रीज कर देंगे। तो जब आपके एफएसएच और एलएच डिक्रीज कर देंगे, तो इस पेशेंट के अंदर लिबिडो कम हो जाएगी। एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन पूछता है? हाँ, इनफर्टिलिटी करवा देगी, बिल्कुल। इनफर्टिलिटी नहीं, इनफर्टिलिटी बहुत लेट स्टेज पे जाके होती है। लिबिडो डिजायर कम करवाएगा भी सिर्फ, ठीक है। वो जब आपके पास दोबारा पेशेंट आएगा अगली कॉल पे, तो आपको ये हिस्ट्री देगा कि जी मुझे सेक्सुअल डिजायर भी कम हो रही है ड्रग लेने की वजह से ना, आपने मुझे मेडिसिन शुरू करवाई, इसकी वजह से सेक्सुअल डिजायर कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपको पता चलेगा ये वेरापेमिल ले रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा, अब देखें, मैंने क्या बताया कि हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया करवाती है। अब प्रोलैक्टिन क्या करता है? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को कम करता है, एफएसएच को कम करता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन को कम करता है, लिबिडो को डिक्रीज करवा देती है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है? वो लिखेगा कि एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, वो क्या यूज कर रहा है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर रहा है, ये नहीं बताएगा कौन सी यूज कर रहा है, ठीक है।
साथ में वो लिखेगा उसकी सेक्सुअल डिजायर कम हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिखेगा उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक साइड इफेक्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। फ्लशिंग हो रही है, वो दूसरी बात ये लिखेगा, ठीक है। वट इज विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली कैन लीड टू दिस कंडीशन, तो आपने बताना है बच्चों वेरापामिल। अब इसका वेरापामिल लेवल, वेरापामिल आंसर क्यों होगा, क्यों? क्योंकि ये अकेली हमारे पास ड्रग है जो क्या कर रही होती है, सेक्सुअल डिजायर को कम कर रही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये लिख लीजिएगा। एग्जामिनर फार्मा में से एमसीक्यूज ऐसे ही पूछता है। दो से उसने तीन फीचर जो होते हैं उसने फजूल से साइड इफेक्ट डाले होते हैं। साथ में वो ये लिखता है कि सेक्सुअल डिजायर कम हो रही है, साथ लिखता है कि वो हाइपरटेंसिव भी पेशेंट है, बताएं वो कौन सी ड्रग यूज कर रहा है, तो आपने फिर बताना वेरापामिल यूज कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से बस यही एमसीक्यूज आते हैं, इसके अलावा तो नहीं आते। अब हमारे पास एक से दो ड्रग है। हाइड्रेलाजिन, हाइड्रेलाजिन हमारे पास अगर तो पूछी जाए ना, इसकी भी एक बात लिखनी है हाइड्रेलाजिन की। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पेशेंट है हमारे पास, वो क्या है, फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, दूसरी बात उसको हाइपरटेंशन है, उस पेशेंट के अंदर हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं, तो आपने बताना है हाइड्रेलाजिन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रेलाजिन हमारे पास टेट्रोजेनिक नहीं होती, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रेलाजिन दे सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और कौन सी दे सकते हैं, मिथाइल डोपा दे सकते हैं, ठीक है। मिथाइल डोपा जो हमारी फार्माकोलॉजी की बुक है वो कहती है दे सकते हैं, लेकिन जो ओब्स एंड गाय ओब्स वाली बुक है वो कहती है नहीं दे सकते अब, ठीक है। जो अगर पूछा जाए एक प्रेग्नेंट फीमेल है, साथ उसको हाइपरटेंशन है, और पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, ये क्वेश्चन लिखे, तो आप इसमें बताएगा कोई ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी। इसी तरह एमसीक्यूज आता है, कोई बताएगा? यार नहीं भी आता फिर भी बता दो, कोई तुक्का लगा दो। क्या, क्यों? क्या कह रही हैं आप साहब? आवाज नहीं आ रही बच्चों आपको? अच्छा, क्वेश्चन रिपीट कर दो, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों एक प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, उसका सेकंड ट्राइमेस्टर है, साथ वो ये लिख ले कि वो हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन है, और क्वेश्चन पूछिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, ये क्वेश्चन है। और और इसके अलावा बताएं बाकी। एंडो में ही था ये। जी जी बताएं, उसकी फार्मा में बताएं, बताएं कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है। एक हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल है, साथ हाइपरटेंशन है। अच्छा, अगर पूछा जाए ना प्रेग्नेंट फीमेल है प्लस उसको हाइपरटेंशन और ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, ऑलवेज गो विद लबीटालोल, ठीक है। ये बीटा ब्लॉकर है लबीटालोल। लबीटालोल उस पेशेंट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होगी। अगर पूछा जाए एक पेशेंट है, वो प्रेग्नेंट है, सेम क्वेश्चन, प्लस हाइपरटेंशन है, लबीटालोल देने की वजह से वो ठीक नहीं होगी, सेकंड लाइन ड्रग कौन सी है, हाइड्रेलाजीन। फर्स्ट ऑलवेज लबीटालोल, ठीक है। इमरजेंसी में जब भी पेशेंट आए हमारे पास, वो कौन सी देनी है आपने, हाइड्रेलाजीन देनी है उसके अंदर। अगर पूछा जाए एक पेशेंट है हमारे पास प्रेग्नेंट है, प्लस उसको हाइपरटेंशन है, ठीक है, लबीटालोल ले लिया, हाइड्रोलाजिन ले ली, इनसे भी फर्क नहीं पड़ा, तो फिर आपने जाना मिथाइल डोपा की तरफ। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास हमेशा क्या होती है, लबीटालोल होती है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, हाइड्रोलाजिन होती है। तीसरी प्रायोरिटी कौन सी होती है, मिथाइल डोपा। फार्मा की बुक कहती है ये ड्रग ऑफ चॉइस है, तो यहाँ पे ये भी लिख लें, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन ओब्स की बुक जो कहती है, वो कहती है ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, लबीटालोल है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी अब यूज हो रही है। प्लेबेबल के जो क्वेश्चन में भी, प्लेब के जो क्वेश्चन में भी प्रीक्लैम्सिया में भी लबीटाल, जी बिल्कुल। प्रीक्लैम्सिया इसी को तो कहते हैं, प्रोटीन यूरिया प्लस इसमें ऐड कर लो बस, ठीक है। हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी प्लस प्रोटीन यूरिया, यही होता है, ये आपका प्री इक्लैम्सिया, ठीक है। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा उसके अंदर कौन सी है, तो आपने बताना लबीटालोल। जो हमारे प्लैब के क्वेश्चन है, प्लेबेबल जेम्स हैं, वो भी यही कहती है कि ये प्रेगनेंसी और ये प्रेगनेंसी के पेशेंट के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके अंदर हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर, तो वो लबीटालोल है, ठीक है। तो हमने अपने पेपर के अंदर भी क्या आंसर लगाना अगर आया, लबीटालोल ही लगाना है, ठीक है। समझ आ गई अब?
ओ की जगह समझ में आ गई। अच्छा, हम बात कर रहे थे हाइड्रेलाजिन की। हाइड्रेलाजिन क्या करती है? हाइड्रेलाजिन ये करती है कि ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को इंक्रीज करवाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जब भी आता है, आपका मायोसिन लाइट काइनेज ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये जब मायोसिन लाइट काइनेज एक्टिवेट होता है, ये एट द एंड बस इतना याद रखना, ये दो स्टेप नहीं याद, ये वेजोडाइलेशन करवा रही होती है। ठीक है, जब ये वेजोडाइलेशन करवाएंगी, प्री लोड फिर भी इस पेशेंट के अंदर कम हो जाएगा। तो जब इस पेशेंट के अंदर प्री लोड कम होगा, तो मुझे ये बताएं, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर हम ये दे नहीं सकते हाइड्रेलाजिन और माइनॉक्सिडिल, ये दोनों ही क्या है, सेम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक्स वाले बच्चे भी बैठे हैं, इसमें हफ्सा है, फातिमा, शिराज। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास पेशेंट है, वो हाइड्रेलाजिन यूज कर, ठीक है, हाइड्रोलाजिन यूज करने की वजह से उसके अंदर क्या हो गया, पैन साइटोपिनिया हो गया। ठीक है, पैन साइटोपिनिया की, और इसकी वो उसके अंदर क्या हो गया, मेलर रैश या बटरफ्लाई रैश हो गए। व्हाट इज सिंगल मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए? वेरी गुड शिराज, SLE। हाइड्रोलाजिन का साइड इफेक्ट है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस डिजीज करवा रहा होता है। ठीक है, क्या करवाता है, ये सारे पैनसाइटोपिनिया, मेलर रैश, बटरफ्लाई रैश, ये SLE के फीचर हैं। ठीक है, इस तरह याद रखना कि हाइड्रोलाजिन क्या करवाती है आपकी, SLE करवा देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। अच्छा, ये सारे इसके मैंने आपको बता दिए, क्या कहती है, वैसोडाइलेशन करवा रही होती है। मैं ये इसके अंदर हाइड्रोलाजिन और मोनोऑक्सीडिल सेम इसका वो है, क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके वो ये है, क्या है इसके साइड इफेक्ट है, हेडेक करवा सकती है, और SLE करवा सकती है, लुपस लाइक सिम्टम्स भी इसको बोलते हैं, और क्या करवा सकती है बच्चों, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी करवा देती है। अगर पूछा जाए दोनों में से, ये इसके अंदर हाइड्रोलाजिन और इसके अंदर से मोनोऑक्सीडिल में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करवाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने बताना है जी माइनॉक्सिडिल। उसकी रीजन क्या है, माइनॉक्सिडिल क्यों करवाती है? माइनॉक्सिडिल एकदम से आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज करती है, एकदम से वैसोडाइलेशन कर देती है। इसीलिए जब पेशेंट एकदम बैठा और उठता है ना, उसको चक्कर आते हैं, वैसोडाइलेशन होती है, उसका क्या होता है, प्रीलोड कम हो जाता है। जब प्रीलोड कम होगा, हार्ट का ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगी, तीनों चीजें कम हो जाएगी, पेशेंट को एकदम से चक्कर सा आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोल रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। इसके अलावा और कौन से ड्रग होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल होते हैं, ऐसे यहाँ पे स्मूथ मसल पड़े होते हैं, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा होता था, अल्फा 1 रिसेप्टर पड़ा होता था, ये बताया था ना मैंने आपको, अल्फा 1 रिसेप्टर होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये अल्फा 1 रिसेप्टर क्या कर रहा था, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता था, मैंने आपको ये बताया था। वेजो कंस्ट्रिक्शन तब करवाता है जब पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो, वैसे कंस्ट्रिक्शन करवा के इसने ब्लड प्रेशर को ज्यादा करवा दिया, हार्ट की तरफ ब्लड ज्यादा जाएगा। ठीक है, भाई ये रिपीट कर दे, मेरा नेट चला गया था, कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं, SLE वाला? हाँ जी, कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं, बताएं बताएं। अब वाला, अच्छा, ये वाला अल्फा 1 रिसेप्टर वाला, अभी मैं बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट। हम, मैंने आपको बताया था कि स्मूथ मसल पे ना, हमारी ब्लड वेसल्स की अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने आपको बात बताई थी। अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करते थे, हमारे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते, मैंने आपको ये भी बताया, ये वाला पॉइंट भी। कब वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, जब पेशेंट के अंदर BP कम होता है ना, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा रहे होते हैं, इस तरह ही होता है ना, नॉर्मल फंक्शन हमारे पास, फिजियोलॉजी यही कहती है। अब हमारे पास एक पेशेंट आया, कौन सा, हाइपरटेंशन का पेशेंट आया। ठीक है, अब उस पेशेंट के अंदर क्या, अब बोला ओके, अच्छा, अब उस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, हमने ऐसे ड्रग देने हैं जो उसके अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। ठीक है, उसमें कौन सी आता है, प्राजोसिन आता है, टेराजोसिन आते हैं, ये ड्रग क्या करते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर को क्या करते हैं बच्चों, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, प्रीलोड कम हो जाएगा, जब प्रीलोड कम हो जाएगा, हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा, हार्ट की तरफ ब्लड जितना कम जाएगा, उतना ही कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी, उतना ही उसका स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, उतनी उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो जाएगी। ठीक है, जब ये सारी चीजें कम होगी, तो क्या उस पेशेंट को जो हाइपरटेंशन था वो ट्रीट नहीं हो जाएगा, बेहतर नहीं हो जाएगा, उसे ठीक नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या देते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर भी देते हैं। अब मेरा आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन है, हमने एक डिजीज पढ़ी थी,
जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पहले हम अल्फा 1 को ब्लॉक करते हैं फिर बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं। हाँ जी, कौन सी डिजीज थी वो, पता है किसी को? मैंने कल भी बताई आपको ये, मैंने आपको वाला पॉइंट बताया था। क्या लिखा है? वेरी गुड हफ्सा, फियोक्रोमोसाइटोमा। पियोक्रोमोसाइटोमा में हम यही करते हैं, पहले अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं फिर बीटा ब्लॉक कर देते हैं। अल्फा 1 ब्लॉक इसलिए हम कर रहे होते हैं ताकि जो वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है वो ना हो, ठीक है। बाद में बीटा ब्लॉक कर देते हैं, हार्ट को ब्लॉक करते हैं, जो बीटा 1 हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसको कम करवाते हैं ताकि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। वेरी गुड, शाबाश, हाइपरटेंशन क्राइसिस से बचने के लिए। जी वो उसके अंदर तो देते हैं, क्राइसिस में डिफरेंट रीजन होती हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये अल्फा 1 पहले किस में ब्लॉक कर रहे होते हैं, तो ये एमसीक्यूज भी आता है किस डिजीज में, तो आपने बताना फियोक्रोमोसाइटोमा में। हमने कंप्लीट डिटेल वहां पे पढ़ी थी, ठीक है। ये आपकी बुक पे फाइंडिंग लिखा हुआ है, इसको भी मेंशन कर लीजिएगा किसके अंदर हम ये देंगे। और ये बिना पता क्या करती है बच्चों, एकदम से आपके जो ब्लड प्रेशर है ना उसको डिक्रीज करवा देती है, ठीक है। जब आपको पता वैजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेसल डायलेट नहीं कर देगी, जब वेसल जितनी डायलेट करेगी प्रीलोड उतना कम नहीं हो जाएगा, प्रीलोड कम हो जाएगा, अगेन कार्डिक आउटपुट कम, हार्ट रेट कम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम, इजेक्शन फ्रैक्शन कम, सारी चीजें कम होगी। तो जब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट सिटिंग पोजीशन में बैठा है एकदम उठेगा तो उसको चक्कर नहीं आएंगे, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन नहीं उसके अंदर हो सकती। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, दो चीजों में मैंने आपको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बताई है, एक माइनॉक्सिडिल में बताई है, दूसरी आपकी अल्फा 1 ब्लॉकर में बताई है। ये दोनों एग्जामिनर वाइवा में इस तरह भी पूछता है ऐसे कौन से ड्रग है इसके अंदर हाइपरटेंशन के अंदर जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करवा रहे होते हैं, आपने फिर भी ये बताना है। ये वे अल्फा 1 ब्लॉकर भी करवा सकते हैं, और होते हैं कौन से हमारे पास सेंट्रली जो ब्रेन पे एक्ट करते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे पास? मिथाइल डोपा, ये हमारी फार्मा की बुक लिखती है जी, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, जो अब रही नहीं। दूसरी इसमें कौन सी होती है? क्लोनिडीन। ये क्या करती है? हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम को ही ब्लॉक कर रही होती है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर रही होती है विद द हेल्प ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर। वो आपको पता है सिंपैथेटिक ब्लॉक हो गया, एपिनेफ्रिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज नहीं होगा। एपिनेफ्रिन क्या कर रहा होता था हमारा? हार्ट के जो बीटा 1 रिसेप्टर उसको एक्टिवेट नहीं कर रहा होता था, वाजो कंस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं करवा रहा होता था, वही करवा रहा होता था, ठीक है। तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? ब्लड प्रेशर ट्रीट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका एक साइड इफेक्ट है सोमनोलेंस करवाती है, वो आपको पता है ये सेंट्रली एक्ट करती है ना ब्रेन पे। तो इस तरह जैसे गनुदगी से नहीं होती, नींद से नहीं आना शुरू हो जाती इस ड्रग की वजह से, तो वो इसका फीचर है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी करवा सकती है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी स्पेसिफिकली कौन सी ड्रग है जो हाइपो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करवा सकती है, तो आपने हमेशा जो फर्स्ट लाइन प्रेफर करनी है ना, वो आपकी अल्फा 1 ब्लॉकर ही है, ठीक है, और कोई ना हो, ठीक है। जहाँ तक फार्मा में से किसी का भी इसका फार्माकोलॉजी का जो पोर्शन है कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया है, कितने इसके अंदर से एमसीक्यूज बनते थे वो भी बता दिए। तो क्वेश्चन है तो पूछ नहीं, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करें। बाकियों को भी समझ आ गई है? ओके जी। अच्छा, अब आगे डिस्कस करते हैं बच्चों पेरिकार्डाइटिस। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा ना। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। पहली इंपॉर्टेंट बात डेफिनेशन लिख लीजिए, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। अब ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जो क्या करवा सकती हैं, आपकी पेरिकार्डाइटिस करवा सकती हैं अगर तो पूछा जाए? सबसे पहले आपने बताना है जी ये आइडियोपैथिक भी हो सकता है, इसका भी पता नहीं चलता, अननोन रीजन की वजह से हो सकता है, नंबर 1। दूसरी बात पूछी जाए, ऐसा कौन सा वायरस है जो आपका ऑर्थोस्टेटिक ये सॉरी पेरिकार्डाइटिस करवा सकता है, तो आपने बताना वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कोक्सैकी वायरस जो होता है, कोक्सैकी वायरस A और B। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको लिख लें, डबल टिक कर लें, मार्क कर लें कि ऐसा कौन सा वायरस है जो आपको क्या करवा देता होता है? पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन करवा देता है। उसके अलावा और कौन सी रीजन हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है हमारे पास CKD का, क्रोनिक किडनी फेलियर का पेशेंट है, स्टेज 4 चल रहा है। उसके अंदर क्या होता है बच्चों? यूरीमिया का लेवल बढ़ता नहीं है वेस्ट प्रोडक्ट का, तो जब बच्चों यूरीमिया का लेवल बढ़ता है तो ये ब्लड में आता है, जब ये ब्लड में आता है, जब हार्ट के लेवल पे आएगा, पेरिकार्डियम पे आएगा, ये आके वहां पे उसकी इन्फ्लामेशन करवा देगा, पेरिकार्डाइटिस करवा सकता है। एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर आपका रेनल इश्यू होता है, उसके बाद आपका हार्ट इश्यू होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने बच्चों बताना है पेरिकार्डाइटिस, और आपने इसकी कॉज बतानी है यूरीमिया करवा रही होती है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बढ़ते हैं ना किडनी फेलियर होने की वजह से,
वो आपकी हार्ट की डिजीज करवा रही होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी। ओके जी, अगर समझ में आ गया ठीक है। क्वेश्चन इस तरह पूछते होते हैं। और क्या करवा सकते हैं? ऑटोम्यून डिजीज, एसएलई। एसएलई क्या होता है? सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटिस। इसके अंदर क्या होता है? आपका एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। जब आपका एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये जब आपके ब्लड में जाएंगे, ब्लड से ये हार्ट के लेवल पे जाएंगे, आपको पता है एंटीजन इनका कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कहीं पे भी जाके क्या करवा सकते हैं? इन्फ्लेमेशन करवा देंगे। हार्ट के लेवल पे जाएंगे तो वहां पे क्या करवा सकते हैं बच्चों? पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन, पेरिकार्डाइटिस भी करवा सकता है। इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर? अगेन वो कहेगा एक पेशेंट है, उसके अंदर पैनसाइटोपिनिया और है। अब पैनसाइटोपिनिया क्या होता है? हाँ जी, पैनसाइटोपिनिया क्या होता है पहले ये तो बताया ना, पिछले क्वेश्चन में बताया, जो मैंने चीज लिखी थी। पैनसाइटोपिनिया। हाँ जी, हाँ जी, शराज। हाँ जी, हफ्सा, जैन, तहसीन। तहसीन। पैनसाइटोपिनिया क्या होता है? बोन मैरो का। ठीक है, बोन मैरो वाली बात, मतलब किसी से, वेरी गुड सिराज, किसी सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, ना ही आरबीसीज की, ना ही डब्ल्यूबीसीज की, ना ही प्लेटलेट्स की। अगर ये तीनों का लेवल कम हो, इसका मतलब ये इस पेशेंट के अंदर पैनसाइटोपिनिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिएगा। एसएलई की वजह से क्या हुआ बच्चों? पैनसाइटोपिनिया हो गया। साथ एग्जामिनर क्वेश्चन में ये लिखता है कि इस पेशेंट के अंदर मेलर रैश है। ठीक है, साथ वो लिख देगा इस पेशेंट के अंदर क्या है? एसटी एलिवेशन है। साथ इस पेशेंट के अंदर वो ये मेंशन कर देगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन ऐसे पूछता है। A 35-year-old patient come to emergency department with history of pancytopenia, Meller rash, ST elevation and ECG। उसने कहना है पेन exaggerate इन सुपाइन पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कि जब वो लेटता है ना तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? उसकी पेन बढ़ जाती है। मैं अभी बताता हूँ ये क्यों बढ़ जाती है, परेशान नहीं होना। आपने इसका आंसर बताना है, पेरिकार्डाइटिस वाला पेशेंट। ठीक है, ये सिर्फ मैंने अभी आपको कॉज बताई तो उसकी वजह से मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, एसएलई भी करवा सकती है। अब आ जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन कौन से करवा सकते हैं? आपके आपके पास जो स्टेप्टोकोकस ग्रुप होता है वो करवा सकता है, स्टेफलोकोकस ग्रुप है वो करवा सकता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस भी करवा सकती है आपकी। ठीक है, ये दो से तीन जो इसके इंपॉर्टेंट और फिर ये कॉजेज हैं, ये लिख रहे हैं। अगर आपसे बैक्टीरियल के नाम से पूछते हैं ना तो आपने बताना जी स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी करवा सकता है। और देखें और कौन सा हो सकता है? आपके कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। अब मुझे ऐसा नाम बताएं किस डिजीज के अंदर आपके कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं, कई दफा पढ़ी है आपने। कौन सी डिजीज के अंदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं? हाँ जी, सो तो नहीं गए? ठीक है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, और इसके अलावा ये तो बुक पे लिखी है, और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर नहीं, उसके अंदर कोलाजन का मसला आता है फातिमा, गुड पास्चर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, मार्फन सिंड्रोम, एहलर डैनलस सिंड्रोम, ठीक है, इनके अंदर होता है, ये भी लिखी हुई है। अच्छा, मार्फन सिंड्रोम, एहलर डैनलस सिंड्रोम होते हैं ना जो, इनके अंदर क्या होता है बच्चों? इनके अंदर क्या होता है बच्चों? आपका कनेक्टिव टिश्यू सही तरह नहीं बनता। ठीक है, एहलर सिंड्रोम लिख लें, मार्फन सिंड्रोम लिख लें। ठीक है, कुछ ड्रग्स होती हैं, गुड पास्चर सिंड्रोम वगैरह भी हो सकते हैं। ये जो आपका गुड पास्चर सिंड्रोम होता है ना, ये आपके कोलाजन को सही तरह नहीं बनने देता स्पेसिफिकली। ठीक है, जब आपके कोलाजन नहीं बनेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर भी हो सकता है। ठीक है, एसोसिएट हो सकता है, डायरेक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि गुड पास्चर के अंदर कोलाजन होते हैं। ठीक है, अच्छा, कोलाजन ही होते हैं जो क्या करते हैं आपके बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू बना रहे होते हैं। अगर स्पेसिफिकली पूछे जाए कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर किसके अंदर देखते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बन गया है लेकिन वो सही तरह काम नहीं कर रहा, तो आपका जो मार्फन सिंड्रोम है, एहलर डेलो सिंड्रोम है, वो। अगर आपसे पूछा जाए कोलाजन डिफॉर्मिटीज कौन सी, तो वो गुड पास्चर सिंड्रोम होंगे। क्वेश्चन इस तरह पूछते होते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉज हैं। हमने एक जगह, मैंने अब आपको ड्रेसलर सिंड्रोम पढ़ाया था, याद है किसी को? हाँ जी, ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता था? हफ्सा बताएं, ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता था? बताएं फिर क्या होता था? जी जी, ऑटोम्यून पेरिकार्डाइटिस, वेरी गुड। ड्रेसलर सिंड्रोम होता था। ठीक है, पोस्ट एमआई वाला पेशेंट भी, मैंने आपको बताया था, अगर पेशेंट हमारे पास है 4 से लेके 7 दिन के दरमियान दरमियान, पहले वीक के अंदर अंदर आए ना पेशेंट, उसके अंदर भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, बताया था ना? याद है किसी को?
ठीक है, वो वाला पॉइंट याद है जी, शराज ने बता दिया पहले, हाँ जी। उसके अंदर भी हो सकता है। अब देखिए इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, इस टॉपिक को क्लोज करें। इसके क्लिनिकल फीचर ये होंगे कि इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, चेस्ट पेन होगी। अब चेस्ट पेन कब होगी, वो जब कहेगा कि मैं आपकी जब पेरिकार्डियम को रब करता हूँ ना, चेस्ट एरिया वाले पे, इसको एरिया को, ठीक है, तब क्या होती है, मुझे पेन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला आप इसके अंदर लिख लें। दूसरा पॉइंट, और इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, जब मैं सुपाइन पोजिशन, मतलब सीधा लेटता हूँ ना या लेटती हूँ, तो तब मुझे क्या होती है, पेन होती है। हाँ जी। अब आप बताएं जी क्यों सुपाइन पोजीशन वाले पेशेंट के अंदर क्यों होगी पेरिकार्डाइटिस की पेन। हाँ जी, हाँ जी, हफ्सा, शराज, फातिमा, जैन, तहसीन, शजर, बिलाल, हमजा। ब्लड सप्लाई को क्या होगा, जल्दी जल्दी बताए ना, फिर इसको टॉपिक को खत्म करें, काफी स्लो जा रहे हैं। ब्लड सप्लाई क्या होगी, देखिए बच्चों, विनस रिटर्न बढ़ जाता है आपका। जब आपका विनस रिटर्न बढ़ जाएगा, हार्ट को उतना काम करना पड़ेगा। जब आपको हार्ट को उतना काम करना पड़ेगा, तो क्या होगा, जो उसके ऊपर पेरिकार्डियम होती है, उसका क्या उतना फ्रिक्शनल रब होगा, जितना रब होगा उतनी ज्यादा उस पेशेंट के अंदर पेन होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपाइन पोजीशन के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ये लिखता है कि सुपाइन पोजीशन के अंदर भी ब्लड सप्लाई ज्यादा हो सकती है। दूसरी बात, इंस्पायरेशन के दौरान, अगर पूछा जाए इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, तो आपने बताना है आपका जो वेनस फ्लो है ना, वो इंक्रीज कर जाता है राइट हार्ट की तरफ। ठीक है, राइट साइड ऑफ हार्ट की तरफ आपका वेनस फ्लो इंक्रीज कर जाता होता है। ठीक है, और देखिए इसके अंदर और क्या हो सकता है, पेशेंट कहेगा जब मैं खड़ा होता हूँ ना, या आगे की तरफ बेंड करता हूँ, मेरी पेन कम हो जाती है। या वो स्टैंडिंग पोजीशन, प्रोन पोजीशन के अंदर, या वो लिखेगा कि मैं बेंडिंग फॉरवर्ड जब होता हूँ, आगे की तरफ होता हूँ, तो मेरी पेन कम हो जाती है। उसकी रीजन क्या है, हाँ जी, अब बताएं उसकी रीजन क्या है। वेरी गुड शिराज, ग्रेविटी की वजह से वेनस फ्लो कम हो रहा होता है थोड़ा बहुत। जब ग्रेविटी की वजह से वेनस फ्लो कम होगा, हार्ट की तरफ ब्लड कम आएगा, काम उतना उसको कम करना पड़ रहा है, रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स स्टेट में बैठा हुआ वो, ठीक है, थोड़ा काम कर रहा है, जितना आ रहा है बस उसी को ही बाहर निकाल रहा है। इसलिए उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, बेंडिंग फॉरवर्ड, प्रोन पोजीशन के अंदर कुछ हद तक उसकी पेन रिलीव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एग्जामिनर इस तरह ही मेंशन करता है, a 30-year-old patient come to the emergency department with history of chest pain, pericardial friction rub. During supine position, pain will be the increase, and during prone position, pain will be the decrease. On ECG, ST elevation will be the same. What is most likely diagnosis? तो आपने बताना पेरिकार्डाइटिस की बात कर रहे हैं। पेरिकार्डाइटिस का फीचर याद रखना है कि प्रोन और सुपाइन और इंस्पायरेशन के दरम्यान क्या होता है, इंस्पायरेशन पे पेन ज्यादा और प्रोन पोजीशन में पेन कम होती है, बस। क्वेश्चन में जरूर मेंशन करेगा एग्जामिनर ये दोनों चीजें। ठीक है, याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी ज्यादा। अब देखें इसके अंदर और क्या हो सकता है, आपकी जो जगलर वेन। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर पेरिकार्डाइटिस लॉन्ग टर्म रहा ना, ठीक है, पहले क्या हुआ, पेरिकार्डाइटिस हुआ, उसकी वजह से क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो गया, आपने उसको ट्रीट नहीं किया, वो क्रोनिक स्टेज पे चला गया। अब जब वो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो गया, तो जो अब हार्ट से जो ब्लड था बाहर जा रहा था, अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, तंग हो गया, वो बाहर नहीं जाएगा। जब हार्ट से ब्लड बाहर नहीं जाएगा, तो आपकी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब आपकी ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा, ये आपको कार्डिक टेम्पोनेट करवा देगा। दूसरा नाम क्या होता है इसका, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। अब आप मुझे फीचर बताएं, कार्डिक टेम्पोनेट के क्या फीचर होते हैं, कितनी दफा सुने होंगे। हाँ जी बताएं। जगलर वेनस डिस्टेंशन होती है, और क्या होती है, मफर्ड हार्ट साउंड होता है, बताएं बताएं साथ साथ बताएं। मफल हार्ट साउंड, और क्या होता है इसके अंदर। हाँ जी, तीसरा पॉइंट बताएं। वेरी गुड जैन, हाइपोटेंशन हो रही होती है इस पेशेंट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए पेरिकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो आपने बच्चों बताना है इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि कुस्मल रेस्पिरेशन किस स्टेज पे जाके देखी जाती है पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट के अंदर, आपने बताना है कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट के अंदर जाके देखी जाती है। क्यों, क्योंकि जब आपका पता है ब्लड बाहर नहीं जा रहा सही तरह, जब ब्लड नहीं जा रहा, तो पेशेंट जोर जोर से जब उसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं, वो सांस नहीं लेगा,
डिस्नी डिस्नी नहीं होगा उस पेशेंट के अंदर जब वो हाइपर वेंटिलेशन नहीं होगी उस पेशेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, ब्लड बाहर नहीं जा रहा, कार्डियक एरिया पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड कलेक्ट हो रहा है। जब आपका कार्डियक एरिया पे ब्लड ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, वो जगलेस वेनस प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, पेशेंट ज्यादा से ज्यादा सांस लेगा। आपको पता है जितनी वो ज्यादा इंस्पायरेशन करेगा, वेनस रिटर्न अगेन उतना ज्यादा होगा, उसके फीचर उतने ज्यादा और वर्स होंगे। समझ आ गई ये वाला पॉइंट? हाँ जी। हाँ जी जी, सारे एक मेंटल फीचर होते हैं। सारे पॉइंट क्लियर हो गए? ओके जी, अगर क्लियर हो गए। अच्छा, अब हमने इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है? हाँ जी, हमने इस पेशेंट को ना इन्वेस्टिगेट ऐसे करना है। सबसे पहले ना इस पेशेंट के अंदर अगर हमारे पास ये सारी हिस्ट्री के साथ पेशेंट आया, हमने उसकी ईसीजी करनी है। ईसी पल्सिस पैराडॉक्सिस में पल्स मिस होती है? नहीं, पल्सिस पैराडॉक्सिस में आपकी पल्स मिस नहीं होती। आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आती है। कितनी? 10 मिलीमीटर पर मरकरी। उसकी रीजन पता क्यों होती है? जब आप इंस्पायरेशन कर रहे होते हो ना, तो आपका जो वेनस रिटर्न है ना, वो राइट हार्ट की तरफ ज्यादा से ज्यादा आता है। तो जब आपका वो राइट हार्ट की तरफ ज्यादा से ज्यादा आएगा, तो इसमें क्या होगा, 10 मिलीमीटर मरकरी की वेरिएशन होगी ब्लड प्रेशर की। दिस इज नोन एज पल्सिस पैराडॉक्सिस। समझ आ गई? ओके जी, समझ आ गई। अच्छा, ईसीजी पे यार अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए ना आपकी बुक में से, वो साथ साथ पूछ लिया करो, ठीक है? ईसीजी पे हम क्या देखेंगे? एसटी एलिवेशन देखेंगे। अब आप मुझे बच्चों इसकी रीजन बताएं, एसटी एलिवेशन क्यों? हमने जब भी पढ़ी एसटी एलिवेशन, या हमने प्रिंसिपल चाइना में पढ़ी थी, या हमने पढ़ी एमआई वाले में, ये पहली नई डिजीज है पेरिकार्डाइटिस। इसके अंदर क्या हो रहा है? एसटी एलिवेशन हो रही है। क्यों होगी? कोई बच्चा? हाँ जी। देखें, इसके अंदर एसटी एलिवेशन इस तरह होगी। यार साथ साथ बता दिए करो, क्योंकि फिर मैं रुक जाता हूँ कि शायद कोई टाइप कर रहा होगा, वो और लेट हो जाता है। पेरिकार्डाइटिस के अंदर एसटी एलिवेशन इस तरह होगी। फॉर एग्जांपल, ये एक हार्ट है ना, हार्ट के अंदर ये ऐसे पेरिकार्डियम पड़ी है, तो जितनी इसकी पेरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन होगी ना, ठीक है, उतना हार्ट काम नहीं करेगा। हमें ईसीजी पे इस तरह लगेगा कि ये कौन सा पेशेंट है, हमारे पास एमआई का पेशेंट है। लेकिन हमने पेरिकार्डाइटिस और एमआई वाले पेशेंट को पता किस तरह डिफरेंशिएट करना है? हमने एमआई और पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट को इस तरह डिफरेंशिएट करना है। एमआई वाले पेशेंट के अंदर ना लोकलाइज स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट का एमआई हुआ ना, तो एंटीरियर लीड में सिर्फ V1 और V2 के अंदर क्या हो रही थी? एसटी एलिवेशन हो रही है, ठीक है, यही पढ़ा था ना। लेकिन पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट के अंदर डिफ्यूज हार्ट में एसटी एलिवेशन, मतलब यहाँ पे भी एसटी एलिवेशन, 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 डिफ्यूज एसटी एलिवेशन देखेंगे, ठीक है? दैट्स अ डिफरेंशियल पॉइंट, मतलब हर लीड में एसटी एलिवेशन देखोगे आप। अब समझ में आ गई ये वाला पॉइंट? इसके अंदर स्पेसिफिकली अगर एक वॉल का इशू है ना, इंटीरियर वॉल का इशू है या लेटरल वॉल का इशू है, तो लेटरल वॉल की लीड्स में आप सिर्फ एसटी एलिवेशन देखोगे। लेकिन पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट के अंदर आप डिफ्यूज देखोगे। क्यों? क्योंकि इस पेशेंट के अंदर भाई बच्चों हार्ट की इन्फ्लामेशन हो रही है पेरिकार्डियम की ना स्पेसिफिकली, इसीलिए डिफ्यूजली देखोगे इसके अंदर। समझ आ गई ये वाला पॉइंट? अगर आपसे कोई पूछे हमने पेरिकार्डाइटिस की एसटी एलिवेशन, हाँ जी हाँ जी, समझ आई कि नहीं आई? शिराज बताओ मैंने क्या कहा अभी? शिराज भाई कौन? शिराज। हाँ जी, एमआई में इंफीरियर भी देख सकते हैं, एंटीरियर भी देख सकते हैं, लेटरल भी देख सकते हैं, ठीक है? बाकी में क्या है, उसके अंदर पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट के अंदर क्या देखेंगे, हम डिफ्यूजली देखेंगे। ईसीजी पे क्या देखेंगे? एसटी एलिवेशन देखेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर हम एक्सरे करेंगे। एक्सरे पे हमें क्या फाइंडिंग मिलेगी? कार्डियोमैगैली मिलेगी। कार्डियो में से हम बात,
से आ रही है, वॉइस ठीक नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। अब आवाज आ रही है सही? ओके, जब अगर आवाज ठीक आ रही है। हाँ जी, उसके अंदर डिफ्यूज होगी, उसके अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ एक लीड के अंदर हम एसटी एलिवेशन देखते हैं। एक्सरे पे क्या देखेंगे? एक्सरे पे हम कार्डियोमैगेली देखेंगे। कार्डियोमैगेली की रीजन ये होगी कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट कार्डिक टेम्पोनेट में चला गया ना, तो फ्लूइड उस पेशेंट के अंदर ओवरलोड हो जाएगा। जितना उस पेशेंट के अंदर फ्लूइड ओवरलोड होगा, हार्ट का उतना साइज बढ़ता जाएगा। हमें एक्सरे पे बड़ा साइज हार्ट का नजर आएगा, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। इसीलिए क्या देखेंगे इस पेशेंट के अंदर? कार्डियोमैगेली देखेंगे। साथ में इसके अंदर वो क्या करवा सकते हैं बच्चों? सीबीसी करवा सकते हैं। सीबीसी पे अगर फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसके अंदर क्या होगा? हमारे पास डब्ल्यूबीसी का लेवल इंक्रीज होगा, नंबर वन। और क्या हो सकता है? साथ इसके अंदर हम कल्चर करवा सकते हैं। कल्चर पे फॉर एग्जांपल कोई जो बैक्टीरिया जो पॉजिटिव है स्पेसिफिकली, उसको हम देख सकते हैं। और इस पेशेंट के अंदर हम क्या करवा सकते हैं? कार्डिक एंजाइम को देख सकते हैं। ठीक है। कुछ बुक्स कहती हैं कि कार्डिक एंजाइम पॉजिटिव होते हैं, कुछ कहती हैं नहीं होते। ठीक है। जो नहीं होने की रीजन ये होती है, अगर फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली पेरिकार्डाइटिस की वजह से एक पार्ट, हार्ट के एक पार्ट के मसल्स की निक्रोसिस हो जाए ना, आपको पता है इन्फ्लामेशन के बाद क्या होता है? इन्फेक्शन के बाद मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, फिर आपका वो होता है। ठीक है। अगर उसकी निक्रोसिस हो जाए, डेथ हो जाए, आपके किसकी सेल्स की डेथ हो जाए, किसके? कार्डिक मसल्स की, तो उसकी वजह से आपके कार्डिक मार्कर समहाउ पॉजिटिव आ सकते हैं। कुछ बुक्स कहती हैं कि नहीं जी, नहीं, पॉजिटिव नहीं आते जल्दी। ठीक है। बस यही डिफरेंशियल पॉइंट है इन दोनों का। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देगा ना, कार्डिक एंजाइम को मेंशन नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो नेगेटिव मेंशन करेगा। बस इतना याद रख ले आप। ठीक है। साथ इसके अंदर हम क्या करवाएंगे? सीरोलॉजी करवा सकते हैं। सीरोलॉजी हम क्या बताएगी जी? कौन सा वायरस है जो स्पेसिफिकली ये करवा रहा होता है। ठीक है। साथ हम ऑटो एंटीबॉडीज को चेक करने के लिए क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एसएलई करवा सकता है। अंडरलाइन कॉज को रूल आउट करना होता है। ठीक है। एसएलई वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा? एंटी डीएनए पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है। एंटी सेंट्रोमेर पॉजिटिव हो सकता है। एंटी कार्डियोलिपिन हो सकते हैं। ये सारी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं। एसएलई वाले टॉपिक के अंदर जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और साथ में क्या करेंगे? इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। इकोकार्डियोग्राफी आपको कंप्लीट हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी। मैंने आपको इकोकार्डियोग्राफी का दूसरा नाम क्या बताया था? हार्ट अल्ट्रासाउंड बताया था। ये बताया था ना? बस इसमें यही है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे इसके अंदर? हम इस पेशेंट के अंदर क्या इन्फ्लामेशन को कम करेंगे? स्पेसिफिकली हम इसके अंदर एस्पिरिन दे सकते हैं। ठीक है। इन्फ्लामेशन को कम कर रही होती है। स्टीराइड वगैरह दे सकते हैं इस पेशेंट के अंदर। ठीक है। ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट, वो ये ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। अगर तो एसएलई है तो उसको रूल आउट करें, कंप्लीट उसका ट्रीटमेंट प्लान लेके चलें। अगर फॉर एग्जांपल किसी को वायरल डिजीज है, तो इनका वायरल डिजीज का अपना एक वो होता है, प्रोड्रोमल पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद ये खुद ही ठीक हो जाती है। अगर ये नहीं होते तो इनको एंटीवायरल दें, बैक्टीरियल तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग दें। जो इसकी स्पेसिफिकली कॉज है उसको हम ट्रीट करेंगे। ठीक है। ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। अगर तो फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर कार्डिक टेम्पोनेड हो गया, तो आपने इस पेशेंट के अंदर क्या करना है बच्चों? पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी है। ठीक है। निडल के जरिए वो जो आपका फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको क्या कर लें? बाहर निकाल लें। अगर पूछा जाए किस लेवल पे करते हैं, तो आपने बताना है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिख लें। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे हम क्या करते हैं? पेरिकार्डियोस्टेंटिसिस कर रहे होते हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आगे डिस्कस बताया, नहीं तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने हफ्सा, मैंने आपको कहा था कि बच्चे एमआई वाले पेशेंट के अंदर ना स्पेसिफिकली हम लोकलाइज देखेंगे, एक जगह पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल एंटीरियर वॉल एमआई हुआ ना, तो सिर्फ एंटीरियर वॉल की लीड पे देखेंगे। अब एंटीरियर वॉल की कौन सी थी? V1 से लेके V4 तक लीड थी। उसमें हम एसटी एलिवेशन देखेंगे। ठीक है। मैंने ये बताया था। दूसरा मैंने बताया, पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट के अंदर ना बच्चे, पता क्या होता है? हमारा डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज एसटी एलिवेशन मतलब V1 से लेके V9 तक जितनी लीड है ना, सब में एसटी एलिवेशन देखेंगे। अब समझ में आ गई बच्चे? कंप्लीट हार्ट में देख रहे होते हैं एसटी एलिवेशन। ओके जी, अगर समझ में आ गई है। एक टॉपिक कर लें, कार्डिक टेम्पोनेट, छोटा सा टॉपिक आपको पहले ही आता है। हम फार्मा की डिटेल में ज्यादा चलेंगे तो पता है।
उसकी वजह से आज वाला टॉपिक रह गया बाकी। ओके जी, अगर बस कल फिर इस सबको एक दफा पढ़ के आना, मैं इस एमसीक्यूज पे डिस्कस करूंगा, जो लैब में से इसके एमसीक्यूज आए होंगे मैं वो साथ आपको कलेक्ट करके वो सारा आपको बता दूंगा, फिर आपने उसके मुझे आंसर देने हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लें या ग्रुप में पूछ लें, सेपरेट मैसेज कर लें, वरना छुट्टी करें। फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अब सब बाकी बच्चों ने ना मुझे गालियां देनी है, सबकी बस हो गई है, वरना मैं तो करवा देता हूँ अभी। कार्डिक टेम्पोनेट कर लेते हैं। ओके जी। फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें। जैन मीटिंग एंड कर दो यार।